नमस्कार, मैं योगिता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत देश में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही महत्वपूर्ण तत्व हैं। और आज हमारे साथ हैं न्यायपालिका के वरिष्ठ और अनुभवी एडवोकेट NM राका जी। तो आइए इनसे खास मुलाकात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरा सवाल ये है कि आपने जिस समय में वकालत की थी उस समय में और आज के समय में वकालत के क्षेत्र में आपने क्या कुछ अंतर देखा? जिस समय मैंने वकालत 1953 में शुरुआत की और आज के समय में रात दिन का फर्क है। उस समय हमें एथिक्स, मॉरलिटी का पाठ पढ़ाया जाता था और साथ में यह शिक्षा दी जाती थी कि बड़ी कर्मठता से अपने कार्य को सुचारू रूप से अंजाम दें। और साथ में हमें 6 महीने की सीनियर के साथ ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी और उसके पश्चात भी एज ए प्लीडर मेरा एनरोलमेंट हुआ, जबकि अब सीधा एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट हो जाता है और वो तुरंत ग्रेजुएशन होते ही और बिना किसी एक्सपीरियंस के। हमें डिसिप्लिन सिखाया गया, हार्ड वर्किंग सिखाया गया, डेडिकेशन टू द प्रोफेशन सिखाया गया और यह भी सिखाया गया कि उचित रूप में ही फीस लेनी चाहिए। आज का माहौल बिल्कुल उल्टा है। ग्रेजुएशन होने के साथ साथ ही एडवोकेट की सनद मिल जाती है और वो दूसरे दिन ही कोर्ट में जाकर केस को आर्ग्यू कर सकता है, जबकि वो उसकी कार्य प्रणाली से बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है और साथ में उसे वो बारीकियां नहीं आती कि जो समय के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। दूसरा फ़र्क जो मैं आज पा रहा हूँ कि जो यंगर जनरेशन आ रही है, उनके मन में ना तो वरिष्ठ अभिभाषकों के लिए, ना अपने साथियों के लिए और ना न्यायालय के प्रति वो सद्व्यवहार है कि जो एक वकील के नाते होना चाहिए। तीसरा, आज का हर नवयुवक विद्यार्थी एनरोलमेंट होने के पश्चात इसी प्रयत्न में रहता है कि वह अधिक से अधिक पैसे का अर्जन करे और उसके 5 वर्ष में उसके पास बंगला हो, गाड़ी हो और वो सारे मौज शौक पूरे करने के लिए सक्षम हो। और चूंकि इस प्रोफेशन में इतनी आमदनी नहीं हो पाती है तो उन्हें गलत तरीके यूज़ करने पड़ते हैं कि जो उचित नहीं है। ये प्रोफेशन है, ये ट्रेड नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, ये कॉमर्स नहीं है। बहुत पुरानी कहावत है कि एन एडवोकेट हैज़ टू लिव लाइक ए हर्मिट एंड वर्क लाइक ए हॉर्स। उस कहावत के विरुद्ध में आज के नवयुवक विद्यार्थियों के रूप में इस विधि के क्षेत्र में
अंधाधुंध आ रहे हैं। इसके साथ उनकी भाषा का ज्ञान भी उन्हें अधिक नहीं होता, ना वो हिंदी में पूर्णतया समझकर बोल पाते, ना वो इंग्लिश में पूरी तरह से विवेचन कर पाते, और बहुत दफ़ा अपने क्लाइंट के हित में कुठाराघात कर जाते हैं। जी बिल्कुल सर। और हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है 3 तलाक, तो सर उस 3 तलाक के मुद्दे पर आपके क्या विचार है? आप क्या कहना चाहेंगे उस मुद्दे के ऊपर? 3 तलाक का जो मुद्दा नेशनल लेवल पर उठाया गया है, आज नहीं बल्कि 40 साल पूर्व भी उठा लेना चाहिए था। जी। हम संविधान के अनुसार बाध्य हैं कि सिविल कोड बने, और सिविल कोड का मतलब ये है कि जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, और अलग अलग रिलीजन्स के भी जो शादी के, विवाह के व अन्य तलाक के संबंध हैं वो एक से हों। पर आज मुझे खुशी है कि इस समय में ये मुद्दा उठाया जा रहा है, और मैं ये मानता हूँ कि तलाक बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, और साथ में वो एक बहुत बड़ा घृणित कार्य है। नारी शोषण के साथ साथ उसमें स्त्री के प्रति वो भाव नहीं रहता, और उन्होंने स्त्री को एक परचेजेबल कमोडिटी की तरह मान रखा है। जब चाहा शादी कर ली, जब चाहा तलाक कर लिया, और जितनी 4 तक की सीमित है, और उन्हें बदलते रहे। ये संस्कार है, और हिंदुओं में एक पवित्र संस्कार है, और ये जो मोमेडन्स में कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होता है वह अनुचित है। जी बिल्कुल सर। आज के ज़माने में अमान्य है, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पाकिस्तान व अन्य अनेक देशों में 3 तलाक को मान्यता नहीं दी गई है। जी। मेरी समझ के परे है कि हमारे देश में कि जहाँ अनुच्छेद 14 के अनुसार महिला व पुरुष में सामंजस्य होना चाहिए, उनको एक ही अधिकार होना चाहिए, दोनों के समान अधिकार होना चाहिए, तो पुरुषों को ये अधिकार क्यों है कि वो तलाक दे दें, और महिला को ये अधिकार नहीं है कि वो खुद भी तलाक दे दे। जी सर, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि पहले की जो कानून व्यवस्था थी और आज के समय की जो कानून व्यवस्था है, आप उसमें से किसे बेहतर समझते हैं? क्या आपको लगता है कि आज के समय में करप्शन जो है वो बढ़ गया है वाकई? जहाँ तक कानूनी व्यवस्था का सवाल है, पहले एक डिसिप्लिन था, और वो डिसिप्लिन जजेस में भी था, एडवोकेट्स में भी था, और हम लोगों में ये हिम्मत थी कि हम सही मुकदमे को सही रूप में ही प्रेषित करते थे। आज चूँकि पैसा हावी हो रहा है, तो जो क्लाइंट आता है वो ये चाहता है कि मैं ये चाहता हूँ, यही होना चाहिए, वो चाहे कानून सम्मत नहीं भी हो। और उसके साथ साथ अब जब उसे अपने हिसाब से न्याय पाने का प्रयत्न करना पड़ रहा है, तो करप्शन बढ़ता है, बढ़ रहा है,
और असीमित है। मैं वर्ष 1960 की आयकर विभाग, जिसको कि बहुत करप्ट माना जा रहा है, उस समय का भी ये माहौल था कि अदना कोई एक ही आयकर अधिकारी यदि करप्शन में डूबा हुआ है तो उसका सोशल बाइकआउट हो जाता था। अगर ऑफिसर्स उसको प्रॉपर तरह से बिहेव नहीं करते थे और वकील लोग तो उसके पास जा कर के बैठना भी पसंद नहीं करते थे। जी सर। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि न्यायपालिका को और भी क्या बेहतर बनाया जा सकता है जिससे आम जनता को न्याय के लिए किल्लतों का सामना ना करना पड़े? निश्चित ये संभव है, और ये संभव तब है जब जुडिशरी और वकील जी सर और उनके साथ में मुवक्किल भी अपने आप को डिसिप्लिन में ले आए, क्योंकि जब तक तीनों को हम नहीं सुधार पाएंगे तब तक जस्टिस नहीं कर पाएंगे। आज ये पाया जा रहा है कि मुकदमों का अंबार है और एक व्यक्ति कोई दावा करता है, वो जब दादा बन जाता है तो भी शायद उस मुकदमे का फाइनल फैसला नहीं होता और वो विरासत में छोड़ जाता है उस अपने पोते के लिए कि तुम्हें आगे भी लड़ते रहना है, पैसे का भी बर्बादी करनी है और समय की भी बर्बादी करनी है। वो पोता उस समय ये सोच नहीं पाता कि मैं इसको छोड़ दूं या इस मुकदमे को चालू रखूं, और अंततः वो भी उसमें हार जाता है और मुसीबत का सामना करता है। अब इसमें सुधार की आवश्यकता ये है कि जहाँ तक जुडिशरी का है उन्हें भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और स्ट्रिक्ट होकर के जो बिना कारण के स्थगन आते हैं एडजॉर्नमेंट, वो नहीं देने चाहिए। अगली डेट भी स्पेसिफिक दे देनी चाहिए ताकि व्यक्ति को पता रहे कि आगे कौन सी तारीख है। इसके साथ हम लोगों का ये कर्तव्य है कि जो अनर्गल और अनर्थक याचिकाएं हैं वह पेश नहीं की जाएं, और यदि ऐसी पेश की जाती हैं तो न्यायालय का यह जिम्मेवारी है कि उसे तुरंत निरस्त कर और उसके ऊपर कॉस्ट भी लगाई जाए। एक उदाहरण देना चाहूँगा। सारा गुप्त का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वो उसमें हार गए और उसकी अपील भी नहीं की गई। अब उसके बाद में रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है। रिव्यू पिटीशन को जब हियरिंग पे लगाई जाती है तो यही नहीं बता पा रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता कि ये किस प्रावधान में की जा रही है, और उसके बाद कम से कम 6 महीने तक उस मैटर को आर्ग्यू किया गया, और अल्टीमेटली जस्टिस केयर ने, कि जो अब सीजेआई हैं, उन्होंने उसको डिसमिस किया और ये सजेशन भी दिया कि कॉस्ट लगाने का प्रावधान होना चाहिए। जी सर। तीसरा कारण जो मैं इसका पाता हूँ वो है कि न्यायालयों के अधिकारियों का, मजिस्ट्रेट्स का लीजिए, डिस्ट्रिक्ट जजेस का लीजिए और हाई कोर्ट के जजेस का लीजिए, उनकी स्ट्रेंथ जितने मुकदमे हैं उसके हिसाब से नहीं है,
वो बहुत कम है। और उसका कारण क्या होता है, जब कम है तो मुकदमे बार बार लग रहे हैं और वो नंबर पर भी नहीं पहुंचते। बेचारे सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं और उनकी स्थिति बद से बदतर होती जाती है। इससे उनका जो विश्वास कानून में है वो डगमगा जाता है और वो उसके साथ साथ ऐसे लोगों के हाथ में खेलने लग जाते हैं कि जहाँ अमानुषिक कार्य किए जाते हैं और अवांछनीय कार्यों को अंजाम दिया जाता है। ये देश के हित में भी नहीं है, ये समाज के हित में भी नहीं है और ये उन करने वालों के और कराने वालों के उनके हित में भी नहीं है। जी सर, जैसा कि सब जानते हैं किसी भी एक व्यक्ति की सफलता के पीछे बहुत से लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो सर, आपकी सफलता के पीछे का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? मेरी सफलता का मुख्य श्रेय जी सर मेरे बड़े भ्राता श्री भंवरलाल जी रांका और उन्हीं के पार्टनर श्री भगवान दास जी घिया को मैं देना चाहूँगा। उन्होंने ही मुझे जयपुर में 1953 में उनके ऑफिस में आमंत्रित किया और उसके बाद में 1955 में मैंने लॉ किया। 1956 से मैंने उनके साथ प्रैक्टिस चालू की और उन्हीं ने सारा सीनियर के रूप में मुझे तैयार किया। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज के समय में क्या अभिभाषक वर्ग समाज से जुड़ा हुआ है? मेरी मान्यता है कि अभिभाषक वर्ग आज के माहौल में अपने स्वयं के धन अर्जित करने में तो जुड़ा हुआ है, मगर उस अर्जित धन को विसर्जित करने के लिए वो बिल्कुल सोचता नहीं है। आज यदि हम हमारे पास्ट को देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति में अभिभाषक गणों का सबसे बड़ा योगदान रहा और अनेकानेक हमारे पूर्व नेता समाज से जुड़े हुए रहे और उन्होंने समाज की सेवा की। मेरी मान्यता है कि धन अर्जित करने के साथ साथ समाज से भी जुड़ना चाहिए और समाज के साथ में रहना चाहिए और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते यह आपका कर्तव्य है कि आप समाज को वापस वही दें कि जो आपने समाज से प्राप्त किया है और उससे उऋण हो। मैंने बहुत प्रयत्न किया है और पिछले 7 सालों से विधि की शिक्षा के संबंध में भी मैं नेशनल लेवल पर मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स करवा रहा हूँ। 2 मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स 5 ईयर लॉ कॉलेज के साथ मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ हर वर्ष करवाता हूँ। एक मूट कोर्ट कंपटीशन लॉ 3 ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के साथ में स्टेट लेवल पे करवाता हूँ और हर समय उन फंक्शंस में जहाँ मैं जजेस को और अभिभाषकों को इनवाइट करता हूँ, हमेशा ये कहता रहा हूँ कि उन्हें उन संस्थानों को गोद लेना चाहिए और उन संस्थानों को विकसित करना चाहिए कि जो विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। परंतु बहुत कम व्यक्ति इसमें बढ़ रहे हैं। यह विधि समाज के लिए और उनके व्यवसाय करने वालों के लिए अनुचित है और उन्हें इसकी तरफ
अवश्य ध्यान देना चाहिए। सर, तो ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट NM राका जी। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।